देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गुरुवार का दिन था। सुबह के लगभग 10 बजे उठकर मैं अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए निकल पड़ा। दरअसल मैं 1 महीने से एक कंप्यूटर सेंटर में नया कोर्स कर रहा था। रोज रोज की तरह मैं आज भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में पहुंचा तो मेरे कुछ दोस्त पहले से ही वहां पर मेरा इंतजार कर रहे थे और फिर मैं उनके पास पहुंच गया। कुछ देर बात करने के बाद हम सभी कंप्यूटर सेंटर के लिए निकल पड़े। कंप्यूटर सेंटर हमारे बाजार के एक मंदिर से थोड़ा पीछे की तरफ से सटा हुआ था और वो तीसरी मंजिल पर था। तो मैं लिफ्ट से होते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और फिर कंप्यूटर कोर्स के लिए क्लास देने लगा। लगभग आधे घंटे तक क्लास चली होगी कि उसके बाद जब छुट्टी हुई तो हम आज हुई सारी बातों का प्रैक्टिकल करने लगे। हमारे गुरुजी ने हमें काफ़ी अच्छे से समझा दिया था, लेकिन तभी रितेश के मन में अजीब सा ख्याल आया। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। दरअसल वो बिल्डिंग 4 मंजिला थी और ऊपर का चौक पूरा खाली पड़ा था। शायद वहाँ कोई नहीं जाता था। हमें लगा कि ऊपर काम चल रहा है, इसलिए हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए। उस छत के ऊपर भी एक ही छत थी जहाँ से खड़े होकर नीचे का नज़ारा देखा जाता तो शरीर में सनसनी मचने लगती। इसी बीच हमारी क्लास की कुछ लड़कियाँ वहीं पर पहुँच गई और हम तो ठहरे ठर के लड़के, तो हमने उन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब उनकी ओर से हमें अच्छी लाइनें मिल रही थी तो हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कुछ देर तक तो मैं और रितेश इधर उधर उन लड़कियों के पीछे घूमते रहे। उसके बाद हमारे गुरुजी ने हमें नीचे बुला लिया। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ, ये अजनबी लड़कों वाली हरकतें करना छोड़ दो और आज के बाद कभी भी ऊपर मत जाना। लेकिन हमेशा की तरह मैंने आज भी सर की बातों को एक कान से सुना तो दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। खैर उस दिन तो हमारे साथ कुछ अजीब ही नहीं हुआ, लेकिन सर ने मेरे मन में एक ख्याल डाल दिया कि ऐसा ऊपर क्या है जो सर मुझे वहाँ जाने नहीं देते या फिर रोक टोक करते हैं। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन साली ये बात किसी सुई की तरह मुझे चुभ रही थी, जैसे वहाँ कुछ है जो सर मुझसे छुपा रहे हैं। मेरे दिमाग ने इस बात को बहुत बार जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं कोई बहाना लेकर खुद को ही शांत कर लेता। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था और अब मुझे जानना था कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो सर मुझे ऊपर जाने नहीं देते। उस दिन रात भर मेरे दिमाग में यही सब बातें चलती रही, कुछ लड़कियों का चक्कर तो कुछ ऐसी बातें। लास्ट में मैंने अपने आप को खामोश किया और फिर दूसरे दिन फिर से मैं अपनी बाइक लेकर बाजार के लिए निकल गया। पूरी तरह तैयार होकर जब मैं बाजार पहुंचा तो वहीं मेरे कुछ बिगड़ैल दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आज हम सभी ने ये ठान रखा था कि हम सेंटर पर आने वाली हर दुविधा को सुलझा कर रहेंगे। उसके बाद आज हमने क्लास नहीं ली और छुपते छुपाते बिल्डिंग नंबर 4 की छत पर पहुंच गए। आज हम उस जगह को काफ़ी अच्छे से देख रहे थे और चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा था। ऊपर की तरफ कुछ शोरूम बने हुए थे जिनके आगे ताला लटका हुआ था। फिर हम सभी ऊपर की छत से नीचे की तरफ देखने लगे। तभी वहाँ का दरवाज़ा एकदम से खटखटाया। मेरे दोस्त रितेश ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। उसके बाद हमें छत के नीचे वही लड़कियाँ घूमते नजर आई जो कल हमें फॉलो कर रही थी। फिर मैंने एक पर्ची पर नंबर लिखा और उनकी तरफ फेंक दिया और फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम वहाँ से नीचे पहुँचे तो वो कागज़ की पर्ची वहाँ पर नहीं थी। एक पल के लिए मुझे लगा था कि वो लड़कियाँ ऊपर की छत पर जाती हैं, तो मैंने ईंट के एक हिस्से को लेकर दीवार पर अपना नंबर लिख दिया था और फिर नीचे आया था। उस दिन मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ रही क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब बातें सर के पास न पहुंच जाए। लेकिन फिर जब सर से मुलाकात हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। दरअसल जब मैं सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे और रितेश के अलावा वहाँ कोई और मौजूद ही नहीं था। और ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ एहसास हुआ था, किसी की छाया भी दिखाई दे रही थी। मगर उस समय कुछ देर के लिए ये सब बातें मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। और फिर जब हम पहली बार किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के आजू बाजू में होते हैं तो हमें पूरे तरीके से ये सब एहसास नहीं होता। उस समय मैं नीचे आ गया। मैं सेंटर की छत से नीचे उतरकर घंटाघर के पास मौजूद एक कैफ़े में आ गया और वहीं पर बैठकर उस चीज़ के बारे में अब सोचने लगा जो आज मेरे साथ हुई थी।
तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी और जब मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर था। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आने लगी। फिर मुझे पता चला कि वो हमारी सेंटर की लड़की अनन्या है। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने पहली बार किसी लड़की से बात की थी और करीब आधे पौने घंटे तक मैं यूं ही बात करता रहा और फिर खुशी खुशी वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। उस रात अनन्या से कुछ बातें हुई और फिर मैं रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास सो गया था। लेकिन फिर करीब 1-1.5 घंटे के बाद फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बजी और इस बार जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैं आधी नींद में था। सामने से आवाज़ आई, शुभम एक काम करना, कल तुम सेंटर पर जल्दी पहुंच जाना और बिल्डिंग नंबर 4 पर मिलना। उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ठीक है बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। सुबह हुई तो तकरीबन 9:30 बजे मैं फिर से तैयार होकर सेंटर के लिए निकल पड़ा। आज रोज रोज की तरह मेरे सारे दोस्त मेरे साथ नहीं थे, केवल रितेश ही था जो मेरे गांव से ही मेरे साथ आता था। हम दोनों सेंटर पर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। उसके बाद मैंने अनन्या को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो तो आज नहीं आएगी। अभी मैं उसे रात में हुई बात के बारे में बताने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सर पहुँच गए और सर के वहाँ पहुँचते ही मैंने फ़ोन काट दिया। फिर सर मुझसे पूछने लगे, शुभम बेटा तुम आज जल्दी नहीं आ गए? तो इस पर मैंने कहा, हाँ सर वो बाज़ार में थोड़ा काम था ना तो आज जल्दी निकल आया। इतना कहने के बाद सर ने मुझे वापस भेज दिया क्योंकि उन्होंने बताया कि आज सेंटर की छुट्टी है। वो क्या था कि आज महीने का आखिरी दिन था। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी सर ने बताया कि थोड़ी देर के बाद वो भी अपने घर चले जाएंगे, इसलिए मुझे भी अब वापस घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने फिर से अनन्या को फ़ोन लगाया लेकिन अब उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं वापस से वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक ही एक अननोन नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगा। फिर मैंने कॉल अटेंड किया तो सामने से आवाज़ आई, अरे शुभम मैं अनन्या बोल रही हूँ, हम शाम को 6 बजे मिलते हैं, तुम सेंटर की छत पर पहुँच जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट करूँगी। इस समय तक तो 12 बजने को आए थे और इससे पहले कि मैं अनन्या को कुछ बोल पाता कि अचानक ही उसने फ़ोन कट कर दिया और जब दोबारा मैंने फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। मैंने सोचा कि शायद उसके पापा वगैरह का फ़ोन होगा, इसलिए फिर से मैंने उस फ़ोन पर ट्राई करना सही नहीं समझा और उसके बाद मैं वहीं पर बैठकर उसका वेट करने लगा। मैंने घर पर सूचना दे दी थी कि आज मैं थोड़ा घर लेट आऊँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद शाम को 6 बजते हुए मैं पिछले सीढ़ियों से होता हुआ सेंटर की छत पर पहुँच गया। वहीं पर पहुँचकर मैं अनन्या का वेट करने लगा। एक बात मुझे बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि कल अनन्या मुझे काफ़ी बार फ़ोन कर रही थी लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। उसने आज के दिन सिर्फ एक बार ही फ़ोन किया था और इसी बात से मुझे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लग रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। फिर मैं अनन्या को फ़ोन करने लगा और इसी बीच मुझे किसी के कदमों की एक आवाज़ आई और फिर रितेश ने कहा, और भाई देखो भाभी आ गई। इतना सुनते मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। उस वक्त हल्का अंधेरा हो गया था तो फिर वहाँ अनन्या भी पहुँच गई और उसके बाद जैसे अनन्या वहाँ पर पहुँची तो सबसे पहले मैंने रितेश को वहीं की दूसरी मंजिल पर भेज दिया क्योंकि मैं अकेला ही उससे कुछ बातें करना चाहता था। तभी ऊपर की तरफ नजर आने वाले रूम में से एक का दरवाजा एकदम से खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही मेरी नज़र एकदम से उस दरवाजे के ऊपर टिकने लगी और तभी मेरा वाइब्रेटर फ़ोन एकदम से कांपने लगा। जब मैंने फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि अनन्या फ़ोन कर रही थी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, इसलिए मजाक मजाक में मैंने भी फ़ोन रिसीव कर दिया। तभी फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, शुभम तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले उसने मुझे काफ़ी सारी बातें सुना दी। अनन्या की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो मैं पूरे दिन में उससे बातें नहीं कर पाया। फिर मैंने अनन्या को कहा, अरे क्या मजाक कर रही हो, अभी तो तुम मेरे पास ही थी। मैंने इतना कहा ही था कि वो हैरत से बोली, लगता है सच में आज तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और फिर तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकने लगी। शायद वो रोशनी शोरूम के अंदर लगी हुई लाइट की रोशनी थी, लेकिन सुबह हमने देखा था कि वहाँ के सारे बल्ब फूटे हुए थे। फिर मैंने अनन्या से कहा, लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे बचा लो अनन्या। मैं उसे सारी बात बताने लगा लेकिन तभी फ़ोन से नेटवर्क गायब हो गया और फिर मेरी आंख में कुछ गिर पड़ा।
उसके साथ ही मुझे अपने पेट में बहुत तेज जलन होने लगी। मैं अपना पेट पकड़कर अपनी आंखें मसलने लगा। तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की एक अजीब और बहुत डरावनी सी आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मैं धीरे धीरे अपनी आंख खोलकर देखने लगा। मुझे धुंधला नजर आ रहा था। लाल कपड़े पहने एक अजीब से भेष में कोई लड़की नजर आ रही थी और इस वक्त मैं उस शोरूम के अंदर बैठा हुआ था और अब दरवाज़ा भी धीरे धीरे बंद होने लगा। उस समय मैं समझ गया था कि ये सब किसी ऊपरी शक्ति की माया है, इसलिए मैं जल्दी से उठा और भागता उस कमरे को खोलने की मैं कोशिश करने लगा। तभी उस कमरे के अंदर ही मुझे पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी। आवाज़ उसी लड़की की थी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उस कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसने अपने बदन पर शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ बहुत अलग और डरावना होने वाला है। तभी मैंने मुश्किल से उस रूम के दरवाजे को खोल दिया और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। दरअसल ये एसिड की बारिश थी, जिस वजह से उस छत पर पड़े हुए पत्ते भी एकदम से जलने लगे। जब मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तो मुझे अपने हाथ पर बहुत तेज जलन हुई। पीछे से उस लड़की ने कहा, क्या हुआ, अपनी मौत का तांडव नहीं देखोगे? इतना कहते ही जब मैं पीछे मुड़ा तो उस लड़की का वो खूबसूरत सा बदन अब डराने वाले रूप में बदल गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी सी मुस्कान छाई हुई थी। चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखों की जगह दो कठपुतलियां दिखाई दे रही थी जिनके अंदर से धुआं निकल रहा था। मैं एकदम से पीछे खिसक गया। तभी मुझे एक जोरदार सदमा लगा था। खासकर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक दृश्य देखा था। तो मैं वहीं अपनी आंखें बंद करके ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि ज़ोर से चिल्लाने के बाद भी मेरी आवाज़ इस कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस से मेरे पास ही आ रही थी। आवाज़ वापस से मेरे कानों से टकरा रही थी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटने लगा। अब तक मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका था क्योंकि मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं। अब मेरा शरीर उस खुरदरे आंगन से घसीटते हुए पता नहीं कहाँ पहुँचा, जहाँ मुझे एक अजीब सी गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई सड़ी हुई चीज़ बदबू मार रही हो। उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत होश में आया तो मैंने देखा कि मैं किसी केबिन जैसी जगह में था, जहाँ पर एक बहुत छोटा सा कोना था और उसके अंदर एक हड्डी का टुकड़ा बदबू मार रहा था। मैं इतना तो जानता था कि ये केबिन भी उसी कमरे का भाग है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस कमरे से बाहर कैसे जाऊं और उस एसिड वाली बारिश से बचकर नीचे मैं कैसे उतरूं। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर की तली को छू रहा है, जिसके हाथ बहुत ही ज़्यादा नरम है और धीरे धीरे मेरी बॉडी में एक अजीब सी सनसनी होने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी बॉडी पर कोई वजन रख रहा है या फिर कोई तो है जो मुझे अपनी बाहों में लपेटकर सोना चाहता है। लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को हिलाता डुलाता रहा और फिर मैं हिम्मत करके एकदम से उठ गया। मेरे आजू बाजू में मुझे कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। सामने की ओर सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ एक बेड दिख रहा था। फिर मैं उठा और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने लगा। मुझे दरवाजे तक जाने से कोई भी नहीं रोक रहा था, यानी कि मैं उस एसिड की बारिश में भी निकल सकता था। अभी मैं दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की एक आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा धीमी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया। एक बार फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहले हुआ था। अचानक ही मेरी बॉडी में मुझे कमजोरी होने लगी और फिर मैं एक सेकंड में ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। फिर करीब आधे पौने घंटे के बाद मैं बेहोशी की हालत से उठा तो मैंने देखा कि मैं उसी कोने में बैठा था और इस बार मेरे शरीर पर जख्म बने हुए थे जिन पर मक्खियां घूम रही थी। मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर मैं बिना सोचे समझे इस जगह पर क्यों आया और दूसरी तरफ मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं रितेश भी किसी खतरे में न पड़ जाए। इस बार मैंने उठने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता था अगर मैं यहाँ से उठा और दरवाजे तक पहुँचा तो अगली बार मेरी हालत इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब दर्द के मारे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर से उसी आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं उठकर बैठ गया तो मैंने देखा कि लाल कपड़े में लिपटी वो लड़की अब उस कमरे में नाच रही थी और अपने ही मुंह से एक अजीब सा गाना गुनगुना रही थी, जिस वजह से मेरे कान में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। मैं इतना तो जानता था कि भूतों के बीच में फंस गया हूँ, मैं भूतों के बीच में फंस गया हूँ, लेकिन मैं अभी तक उस चुड़ैल का मकसद समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो मुझसे चाहती क्या है। बार बार वो मुझे
घसीटे जा रही थी। अब धीरे धीरे मेरा गला भी सूखने लगा और ऊपर से वो बंद कमरा होने के कारण मेरा जी घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही देर में मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद मुझे अपने सर में भारीपन महसूस हुआ और तुरंत ही मेरी आंखें बंद हो गई। बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैं बेहोश हो जाता। लेकिन जब मैंने अपनी तीसरी बार आंख खोली तो मैंने पाया कि इस बार मैं किसी तंत्र मंत्र की विद्याओं के बीच बैठा हुआ हूँ। कोई हवन करके शायद मेरे साथ कुछ करना चाहता था। इस समय तक तो मेरे अंदर डर इस कदर बैठ गया था कि मैं कुछ भी कर पाने के लायक ही नहीं था। तभी उस रूम का दरवाजा एकदम से खटखटाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएगा। इतने में ही वहां पर होने वाली वो पूजा भी भंग होने लगी और साथ ही कुछ एक पल के लिए वहां सब कुछ खामोश हो गया। ऊपर से वहां पर मौजूद वो सारी लाइट फ्लिप करती हुई एकदम से बंद हो गई, जिस वजह से उस घनघोर अंधेरे में मुझे अपना एक कदम भी पटकने की जगह नहीं दिख रही थी। तभी मैं आवाज़ देने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पर मुझे अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा भारी वजन महसूस हुआ और उसके बाद ऐसा लगा कि कोई मुझे अपनी बाहों में लपेट रहा है। और फिर मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। दूसरे ही पल मैंने देखा कि मैं उस रूम के बिस्तर पर लेटा हुआ था और अब मेरा शर्ट भी खुला हुआ था। धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े अपने आप ही खुल रहे थे। मुझे समझते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि कोई हवस की प्यासी आत्मा मेरे साथ संभोग करने की कोशिश कर रही है। तभी मैंने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसी तरह किसी के चंगुल में जकड़ा हुआ था। हिल पाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा कि शायद मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, जब काली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और इस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। और फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मेरी आंखों के सामने इतना काला और गहरा अंधेरा छा गया कि दोबारा मैं अपनी आंख नहीं खोल पाया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उस घायल अवस्था से उठकर जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने पाया कि मैं उसी बेड पर घायल पड़ा था। बेड के बाईं तरफ मुझे कोई दिखाई दे रही थी, जिसकी डरावनी हंसी से ही मेरा शरीर कँपा रहा था। शायद मेरे साथ ही सब अब दोबारा होने वाला था। लेकिन तभी उस रूम का दरवाज़ा एकदम से टूट गया और दरवाजे के टूटते जब मैंने बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि कुछ लोग भागते मेरे पास आ रहे थे। उनमें से मेरा दोस्त रितेश भी था। रितेश ने मुझे उठाया और मुझे कपड़े पहनाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर जब हम सभी हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। लेकिन उसके बाद पता चला कि उस रात जब मैं काफ़ी देर से रूम से बाहर नहीं निकला तो रितेश ने मुझे काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी कोई आवाज़ ही नहीं आई। शायद उसके बाद रितेश को पता चल गया था कि मैं किसी खतरे में हूँ। रितेश ने दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे को तोड़ ही नहीं पाया। और उसके बाद अनन्या ने सर जी को फ़ोन किया और सर जी को सारी बात बता दी थी। सर ने हम दोनों को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उस दिन सर कुछ लोगों को लेकर उस मंजिल पर पहुंच गए और मेरी जान बच गई। जब मैंने उस औरत का इतिहास जानने की कोशिश की तब जाकर सर ने मुझे बताया कि ये तब की बात है जब हमारी बिल्डिंग का काम चल रहा था। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग का काम अभी नया था और वहाँ काफ़ी महिलाएं काम करती थी। उनमें से एक महिला थी जिसका नाम राम प्यारी था। वो महिला उन सभी कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा खड़ूस थी और जो मन में आए वो सभी को बोल देती थी। उस महिला के ज़्यादा बोल बचन ने उसको खतरे में डाल दिया। दरअसल सेंटर के कुछ लोगों ने उसकी बातों को सीरियस ले लिया और जब रात को वो महिला वहीं के एक कमरे में रुकी हुई थी तो 4 जनों ने मिलकर उसके साथ रेप कर दिया। और जब उनका इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने उस महिला को घसीटकर बीच बारिश में वहाँ की छत से नीचे फेंक दिया। 3 मंजिल की छत से नीचे गिरते ही उस महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें आ गईं और उस महिला ने कुछ समय के बाद ही वहीं पर दम तोड़ दिया। पहले तो इस घटना के बारे में कोई जानता नहीं था। सभी को लगा कि शायद बारिश में उस महिला का पैर फिसल गया होगा और वो उस सेंटर की छत से नीचे गिर पड़ी होगी। लेकिन वास्तविकता तो एक आदमी ने देखी थी जिसका नाम मदन लाल था। मदन लाल ने डरते डरते पुलिस वालों को इस सारी बात बता दी, लेकिन वो 4 जने कौन थे इस बात के बारे में तो मदन लाल भी नहीं जानता था। लेकिन वो इतना पूरे तरीके से कंफर्म था कि वो कंप्यूटर सेंटर के कुछ लोग थे जिन्होंने ये गंदा काम किया था। फिर उसके बाद उन लोगों का पता लगाया गया,
लेकिन फिर पैसे वाले लोग होने के कारण उस बात को वहीं दबा दिया गया और आगे भी ये बात उभर कर नहीं आई। इस कारण वो चारों जने बच गए। फिर उस दिन के बाद उस चौथी मंजिल पर काम होना बंद होने लगा। कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी और फिर सारे कर्मचारियों ने वहां पर काम करना बंद कर दिया। कहते हैं वो महिला आज भी अपने रेप वाले उन लोगों को ढूंढती रहती है और उनसे बदला लेने की कोशिश करती है। दोस्तों, उस दिन मैंने भी गलती से अपना नंबर दीवार पर लिख दिया था। मेरे अनुभव पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो तंत्र मंत्र करके ही किसी इंसान के साथ संभोग करने की कोशिश करती है। उस दिन सही समय पर मेरी जान तो बच गई, लेकिन आज भी मेरे शरीर में कभी कभार दर्द महसूस होता है। दोस्तों, उस दिन अनन्या ने मुझे न केवल अपना बॉयफ्रेंड बनाया, बल्कि अब हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं। उस दिन मेरे साथ चाहे कितना भी गलत हुआ हो, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे घर वालों में बनने लगी और उन्होंने हम दोनों को प्यार से अपना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।